हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। बढ़िया। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। हम आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर 1 क्लास 10th का साइंस का जो केमिस्ट्री का एक पार्ट है। देखो, जो आपने ये साइंस का जो सिलेबस है कक्षा 10 क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें आपको अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं तीनों पे। आप मतलब चार तो हैं आपके केमिस्ट्री के, और 4-5 ही हैं बायोलॉजी के, और 4-5 ही हैं फिजिक्स के। तो अपन आज जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं ना वो किसके के अंतर्गत आता है, केमिस्ट्री के यानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ठीक है, तो रसायन के अंतर्गत आता है। तो आपने इस चैप्टर की एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी, मतलब जो पिछली वीडियो थी ना अपनी, वो पिछली वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को आप देख सकते हो लिंक के द्वारा। तो ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने जाना था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जाना था, और रासायनिक परिवर्तन। भाई जो ऐसे पदार्थ जिनमें अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तो वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, और रासायनिक समीकरण को लिखना। भाई रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों द्वारा निरूपित करना ही क्या है, रासायनिक समीकरण है। और भौतिक अभिक्रिया के बारे में हमने कुछ बातें जानी थी पिछली वीडियो में। तो देखो, अब टुडे आज के पॉइंट है अपने टुडे वीडियो के, मतलब आज की वीडियो के पॉइंट है। एक तो हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरणों को लिखे कैसे। भाई लिखते भी तो है ना, लिखने का तरीका क्या होता है, कैसे लिखते हैं उसको, इधर की तरफ क्या होता है और इधर की साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड में क्या लिखते हैं। ठीक है ना, तो उसको जानेंगे कि भाई रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका। दूसरा है अपना रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। और तीसरा है अपन के पास में रासायनिक समीकरण को पहचानने के तरीके। भाई अपन कैसे पहचाने की भाई इसमें रासायनिक समीकरण ही हुई है ना। अपन को पहचान में भी तो आना चाहिए नहीं, रासायनिक समीकरण हो रही है या भौतिक नहीं, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या भौतिक अभिक्रिया है, कौन सी है कौन सी नहीं है। तो उसको पहचानने के तरीके देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे रासायनिक समीकरणों को पहचानने के तरीके। भाई पहचाने कैसे तरीके को, ठीक है, पहले तो ये देखेंगे रासायनिक समीकरण को पहचानने के तरीके देखेंगे। ठीक है, देखो पहला नेक्स्ट पॉइंट है अपना रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण नहीं, रासायनिक अभिक्रिया लिख लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के तरीके क्या है, पहचानने के तरीके। भाई कैसे पहचाने कि वे रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत एक पॉइंट आता है, क्या आता है कि अवस्था में परिवर्तन। क्या है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। ठीक है, क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। देखो अवस्था क्या होती है, किसी भी पदार्थ की अवस्था के क्या क्या हो सकती है। अवस्था है, अबे पानी है, पानी कौन सी अवस्था में रहता है, बर्फ कौन सी अवस्था में रहता है, हाइड्रोजन गैस है तो गैसीय अवस्था होती है। अगर किसी का मतलब कोई भी विलयन है, मान लीजिए बेरियम क्लोराइड है, अगर उसका अपन ने जल में विलयन बना लिया तो एक्वा हो जाएगा, एक्यू के रूप में। चार प्रकार की क्या होती है, भौतिक भौतिक गुण भी बोल सकते हैं उनको, या अवस्था भी बोल सकते हैं, भौतिक अवस्था भी बोल सकते हैं। देखो एक होती है अपने पास में ठोस। ठोस, ठीक है, ठोस। ठोस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एस यानी सॉलिड। ठीक है, एक होती है अपने पास में द्रव। द्रव को रिप्रेजेंट करते हैं एल से यानी लिक्विड। और एक होती है अपने पास गैस। गैस को करते हैं जी से, गैस। एक होती है अपने पास में जलीय विलयन। जलीय विलयन, इसको करते हैं अपन ए और क्यू से रिप्रेजेंट यानी एक्वस। ठीक है, तो ये चार प्रकार की क्या होती है, अवस्था होती है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए,
कि अवस्था में क्या होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। जब जाके क्या भाई अवस्था में परिवर्तन होगा, जब जाके अपन बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। अवस्था में परिवर्तन कैसे होगा, मान लीजिए कोई बर्फ है, बर्फ एक उदाहरण है इसका, बर्फ एग्जाम्पल देखते हैं। बर्फ है, अब बर्फ को क्या बनाया है अपन ने, पानी, ठीक है। तो बर्फ कौन सी अवस्था में था, ठोस, ठोस यानी एस में था। और पानी, पानी किसमें है, लिक्विड, द्रव है ना पानी, तो लिक्विड में हो जाएगा, ठीक है। देखो पानी क्या है, लिक्विड में है, और बर्फ किस में है, ठोस में है। तो देखो अवस्था में परिवर्तन हुआ ना इसके में, ठोस से क्या बन गया, द्रव में बन गया। तो अवस्था में परिवर्तन होता है तो क्या होती है भाई, रासायनिक अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया तो भौतिक अभिक्रिया है, क्योंकि पानी से बर्फ भी बनाया जा सकता है। अपन को क्या है, पर मैं तो आपको बस एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कार्बन है, ठीक है, प्लस O2 है। O2 तो क्या है अपने पास, गैस है, और कार्बन क्या है, सॉलिड है ना, लकड़ी का वो है, ठीक है। कार्बन का दहन वाली प्रक्रिया है। तो इसको लिख लेंगे अपन CO2। भाई देखो क्या था, सॉलिड था, ठोस था, और किस में परिवर्तन हुआ है, गैस में, गैस में परिवर्तन हुआ ना। देखो तो अवस्था में परिवर्तन होना ही क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया होने का पहचानने के तरीके है ना। तो पहला पॉइंट हो जाता है अपना अवस्था में परिवर्तन। अब दूसरा पॉइंट है अपना रंग में परिवर्तन। क्या होगा दूसरा, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। क्या होगा भाई, रंग में परिवर्तन होगा, रंग यानी कलर, कलर में क्या होगा, परिवर्तन होगा। देखा है ना कि काले से गोरा हो गया, गोरे से काला हो जाता है। भाई पानी पानी का फर्क है, तो काले से गोरे हो जाते हैं, गोरे से काले हो जाते हैं, होते नहीं होते हैं। तो वही है, इसमें भी वही है कि अगर रंग में परिवर्तन आ रहा है तो वो क्या हो रही है, वो अभिक्रिया कौन सी हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। देखो ये चार तरीके, चार हैं अपने पास में, चार स्टेप्स हैं, इसके द्वारा अपन पता लगा सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका एक उदाहरण है, तो इसमें इस अभिक्रिया में क्या होगा, रंग में परिवर्तन होगा, ठीक है, रंग में परिवर्तन होगा इसमें। तीसरा है अपने पास तापमान में वृद्धि होगी। तीसरा है ताप में परिवर्तन होगा, ताप में परिवर्तन होगा। तो तापमान में वृद्धि, तो तापमान में क्या होता है कि ताप में, टेम्परेचर में क्या होती है, वृद्धि होती है। किसी प्रकार कोई सी अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो अगर मान लीजिए उसको हीट देंगे तो उसके तापमान में वृद्धि होगी कि नहीं होगी, होगी। चौथा होगा अपने पास में गैस का निकलना। क्या होगा चौथा, गैस का निकलना, ठीक है, गैस का निकलना। अगर ये चारों चीज में से, ये चारों जो पॉइंट लेके हैं, चारों पॉइंट में से कोई मान लीजिए एक पॉइंट भी होता है, एक पॉइंट का जो मान लीजिए अवस्था में परिवर्तन होता है, या रंग में परिवर्तन होता है, या ताप में परिवर्तन होता है, या गैस का उत्सर्जन होता है, गैस का उत्सर्जन या निकलना बोल सकते हैं। मान लीजिए आप कोई अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें से कोई सी गैस निकल रही है ना, गैस निकल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, ये जितने में से अगर एक भी हो रहा है तो वो कौन सी अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब देखो अब अगला पॉइंट है अपना रासायनिक समीकरण को लिखना। रासायनिक समीकरण को लिखना, तो भाई रासायनिक समीकरण को लिखते किस प्रकार है, को लिखना, ठीक है, लिखना। तो इसमें देखना है रासायनिक समीकरण क्या होती है कि भाई जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसको उसके चिन्हों द्वारा निरूपित करना ही क्या है, रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अभिक्रिया को चिन्हों द्वारा निरूपित करना ही क्या है, रासायनिक समीकरण है। मान लीजिए अपन ने लिख दिया कि अपन जल की अभिक्रिया किससे करा दी है, जल की अभिक्रिया किसी से भी करवाने पर मान लीजिए HCl से जल की अभिक्रिया करवाकर आप उनको
नया उत्पाद बनता है, उत्पाद मिलता है कोई सा भी, तो आप क्या क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब चिन्हों के द्वारा लिखना ही क्या कहलाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिख सकते हैं, देखो दो पक्ष होते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड होता है, और एक होता है राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड की इधर की तरफ तो लिखते हैं अपन अभिकर्मक को, क्या लिखते हैं इधर की तरफ, अभिकर्मक को। अभिकर्मक क्या होते हैं, वह पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है ना, वह मतलब रासायनिक परिवर्तन होता है या उनके अंदर अभिक्रिया हो रही है, तो वो क्या, उन पदार्थों को क्या बोलते हैं, अभिकर्मक। तो लेफ्ट हैंड साइड में अपन लिखेंगे अभिकर्मक, क्या लिखेंगे, अभिकर्मक, अभिकर्मक। किसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाकर अभिकर्मक। दो पदार्थ है, मान लीजिए दो पदार्थ है, मान लीजिए दो पदार्थ है, यहाँ पर H2 है और इधर O2 है, O2 है, तो इसके बीच में क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, है ना। तो बीच में क्या लगाते हैं, ये तीर का निशान लगाते हैं। ये तीर का निशान ही हमें ये बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब देखो अभिकर्मक लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, अब राइट हैंड साइड में क्या बनता है, उत्पाद बनता है, अपना प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है, नए उत्पाद का निर्माण होता है, ठीक है। तो नए उत्पाद का निर्माण होगा ना, तो वो उत्पाद को किस तरफ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में, और अभिकर्मक कौन सी साइड में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। ये रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है इस प्रकार, ठीक है ना। ये अभिकर्मक इस तरफ आएगा और उत्पाद इस तरफ आएगा, ठीक है। अब H2 और O2 इससे क्या बनता है, उत्पाद। अब उत्पाद बना ना, H2 और O2 की तो क्या हुई है, अभिक्रिया हुई है, H2 और O2 की तो क्या हुई है, अभिक्रिया हुई है। अब अभिक्रिया हुई है तो उत्पाद बनेगा, एक नया पदार्थ बनेगा। नया पदार्थ बनता है तो उसको किस तरफ लिखते हैं, राइट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं भाई, राइट हैंड साइड में, ठीक है, राइट हैंड साइड में लिख लेते हैं, राइट हैंड साइड में। अब H2 और O2 से क्या बनता है, जल बनता है बेटा, क्या बनेगा, जल बनता है। तो जल बनता है तो ठीक है, जल बन गया सर। अब जल क्या होता है, कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड में होता है। देखो अब ये दोनों क्या है, गैस है, जी, है ना। और इनके द्वारा देखो इनके जो अवस्था होती है उनको भी रिप्रेजेंट करना रहता है, जी उनको भी बताना रहता है कि भाई H2 है तो क्या है, लिक्विड है, O2 है तो गैस है, H2 है तो जी है। तो इस प्रकार भी आपको लिखना पड़ेगा कि उनके जो अवस्था के जो चिन्ह है या प्रतीक है उनको भी साथ में लिखना पड़ता है, तब जाके अपनी क्या, अब ये जो भी बनी है, ये समीकरण बनी है H2 प्लस O2 और बीच में ये चिन्ह लग रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है और इससे क्या बना है, नया उत्पाद बना है। तो इस ये उत्पाद बना है तो ये जितनी भी सारी अभिक्रिया हुई है और अपन ने लिखा है ना चिन्हों के द्वारा, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, रासायनिक समीकरण हो जाएगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं रासायनिक समीकरण। तो देखो ये लिखा है ना अपने H2O2, O2 से मिलकर क्या बना है, जल बना है, तो जल बना है वही क्या है, रासायनिक समीकरण है, ठीक है। ये क्या हो जाएगी अपने रासायनिक समीकरण। देखो अपन ने देख लिया ना, रासायनिक समीकरण को लिखना, रासायनिक समीकरण को लिखना, लिख लिया अपन ने। तो इस प्रकार लिखा जाता है और उनकी भौतिक जो अवस्थाएं रहती है, उनकी जो अवस्थाएं रहती है उनको भी उनके साथ में दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार से अपन सारी से क्या लिख सकते हैं, रासायनिक समीकरण को लिखते किस प्रकार है वो सीखा है आज हमने, है ना। रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका समझा है। अब देखो इनको संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। देखो अब अपना है नेक्स्ट पॉइंट है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इंपॉर्टेंट, IMP इंपॉर्टेंट। देखो इसमें क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो सबसे पहले पॉइंट है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। सबसे पहले इसका पॉइंट आता है कि रासायनिक समीकरण को अपन संतुलित तो करते हैं, पर क्यों करते हैं, क्या कारण है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। तो इसका एक कारण है कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उनमें न तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, द्रव्यमान से जानते हो ना भार,
जो द्रव्यमान रहता है ना, वजन, वजन बोल सकते हो या भार बोल सकते हो, ठीक है। ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही क्या होता है उसका निर्माण, या एक तरह से बोल सकते हैं ना तो निर्माण होता है और ना वो अंत होता है उसका। तो मतलब मान लीजिए जो द्रव्यमान अभिकर्मक का रहेगा वही द्रव्यमान किसका रहेगा, उत्पाद का रहेगा। तो अगर मान लीजिए अभिकर्मक के जो पदार्थ हैं अगर उनके तत्वों की संख्या कम रहेगी तो इधर भार बराबर है, इधर तो भार कम रहेगा। अगर मान लीजिए इधर की तरफ तत्वों की संख्या कम है और इधर की तरफ तत्वों की संख्या ज्यादा है तो ज्यादा तरफ तो ज्यादा भार रहेगा और इधर की तरफ क्या रहेगा, कम भार रहेगा। अगर कम तत्व रहेंगे, जिस तरफ कम तत्व रहेंगे उस तरफ क्या रहेगा, भार, द्रव्यमान उसका कम रहेगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है कि द्रव्यमान को बराबर करने के लिए, अभिकर्मक और उत्पाद में द्रव्यमान को बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक है। ये कारण है, इसका मुख्य कारण कि द्रव्यमान को दोनों तरफ बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। एक प्रश्न है इसका एक क्वेश्चन भी है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो करना क्यों आवश्यक है। क्यों, तो आप सीधा सीधा लिख देना कि भाई द्रव्यमान को बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है ना, तो वो लिख सकते हो। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, भाई देखो इसका कारण भी लिख लेते हैं। कारण क्या है इसका कारण भी लिख लेते हैं। चलो, क्यों आवश्यक है, आवश्यक है क्योंकि अभिकर्मक और उत्पाद के द्रव्यमान को, देखो ये नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये, है ना। तो उत्पाद के द्रव्यमान को बराबर करने के लिए, द्रव्यमान को बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। भाई रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। किसको बराबर करने के लिए, द्रव्यमान को बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। भाई ये कारण है इसका मेन, क्योंकि अभिकर्मक और उत्पाद के द्रव्यमान को मतलब बराबर करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। मान लीजिए एक तरफ तत्वों की संख्या कम है और एक तरफ ज्यादा है तो द्रव्यमान बराबर थोड़ी होगा। तो इधर जो तत्वों की संख्या है और इधर भी जो तत्वों की संख्या है उसको बराबर करना पड़ेगा, तब जाके रासायनिक समीकरण क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित होगी। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, अब देखते हैं आगे कि कैसे करते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है इसका H2 और Cl2, इससे मिलकर बनता है अपना HCl। क्या बनता है, HCl। इसको मालूम है ना क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। लिख लेता हूं हिंदी में, हाइड्रोजन, और इसको बोलते हैं क्लोरीन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है। तो इनको आपको ज्यादा मतलब इनकी दिक्कत नहीं लेनी है। आप जैसे जैसे पढ़ते चलोगे ना तो आप उनको मालूम हो जाएगा, हाइड्रोजन का ही होता है, क्लोरीन का ही होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl बोलते हैं। आप धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप जितना आप बार बार पढ़ोगे ना तो अपने रिवीजन में आती जाएगी ना, ये चीज बार बार आएगी। मान लीजिए HCl है, फिर वापिस से आएगा तो रिवीजन में आ जाएगी। रिवीजन में आने पर आपको मालूम है कि सब चीज याद होने लग जाती है, तो आपको भी क्या रहने लग जाएगा, याद रहना लग जाएगा। अब देखो, अब पहले तो ये पता लगाना है, ये अभिक्रिया हुई है, इसमें अपन को पहले तो ये पता लगाना है कि भाई अभिकर्मक में तत्वों की संख्या कितनी है और उत्पाद में तत्वों की संख्या कितनी है। देखो अभिकर्मक किस तरफ रहता है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है ना, तो ये होगा अपना अभिकर्मक।
ठीक है, ये होगा अपना अभिकर्मक और ये होगा अपना उत्पाद। ठीक है, ये होगा उत्पाद। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है अपने पास में, ये तो अभिकर्मक हो गया, ये उत्पाद हो गया। अब अपन को पता लगाना है कि भाई कि रासायनिक समीकरण संतुलित है कि नहीं है। पहले क्या करेंगे, काउंट कर लेंगे जो परमाणु, जो पदार्थ है, जो परमाणु है, उनके तत्वों को, है ना, पदार्थ के तत्वों को, भाई कितने अणु हैं, तत्वों के कितने अणु हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, इसमें 2, इधर तो 2 है सर। क्लोरीन के कितने हैं सर, इधर 2 हैं। इधर देखते हैं हाइड्रोजन का कितना, 1 अणु है सर, और इधर कितना है, 1 अणु है सर। अब सर इधर तो 2 है और इधर 1 है, तो बराबर कहां हुए, दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, जब जाकर रासायनिक समीकरण संतुलित होगी। तो अभी क्या है, ये असंतुलित है। क्या है, असंतुलित है। तो इसको संतुलित कैसे करते हैं, मान लीजिए तो अभी आपके पास छोटी अभिक्रिया, अगर मान लीजिए अभी लेंगे अपन बड़ी अभिक्रिया लेंगे, तो किस प्रकार करना है, तो पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पे अणुओं की संख्या। ठीक है, आपको ऐसे जमाना पड़ेगा, अणुओं की एक तरफ लिखेंगे अणुओं की संख्या, और एक लिखेंगे अभिकर्मक में पदार्थ, अभिकर्मक में तत्व, अभिकर्मक में तत्व, और एक उत्पाद में तत्व, उत्पाद में तत्व, तत्व। ठीक है, तो अभिकर्मक में तत्व, तो अभिकर्मक में क्या है, H2 है, एक तो है H है और एक है Cl। ठीक है, और उत्पाद में भी क्या है, H है और Cl है। ठीक है, अणुओं की संख्या इसमें ले लेते हैं, अणुओं की संख्या को भी इसमें लेते हैं। अभिकर्मक में H कितना है, अभिकर्मक में H के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। Cl के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। और उत्पाद में कितने अणु हैं, 1 अणु है सर, इसमें हाइड्रोजन का 1 अणु है। और क्लोरीन, सॉरी Cl है यहाँ पर, क्लोरीन का कितना अणु है, 1 है सर। तो अब बराबर करना है, तो इधर 2 है, इधर 2 है, तो पहले सबसे पहले किसको करते हैं, हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन को दो तत्व करने के लिए किसका गुणा कर देंगे, 2 का, तो इधर भी हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। अब इधर कितना क्लोरीन है, 2, और इधर कितना है, 1, इधर में इसमें भी क्या कर देंगे, 2 का गुणा कर देंगे। देखो दोनों तरफ, इधर हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 2, इधर क्लोरीन 2 और इधर क्लोरीन 2। तो क्या किया है अपन ने, H और Cl में किसका गुणा किया, 2 का, तो इसके आगे जस्ट आप क्या लगा दो, 2, और इसको मिटा दो। तो अब जाके अपनी क्या हो गई है, ये समीकरण क्या हो गई है, संतुलित हो गई है, समीकरण संतुलित हो गई है, समीकरण संतुलित हो गई है, हो गई है। तो तत्वों को, जो तत्वों के अणु हैं उनको ही तो क्या करना है, अपन को बराबर करना है। तो इस प्रकार से आप रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो।